हेलो स्टूडेंट, टैगोर जेट क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको मृदा क्षरण या मृदा अपरदन की विधियां, मृदा अपरदन, जलीय अपरदन, वायु अपरदन, इनकी विधियों के बारे में, प्लस मृदा संरक्षण की विधियां, मृदा संरक्षण किस किस विधियों से होता है, सस्य जनित विधियाँ हैं, मृदा क्षरण की यांत्रिक विधियाँ, इनके बारे में आपको आज पूर्ण विवरण रूप से जानकारी दी जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं मृदा क्षरण या मृदा अपरदन, जिसको कटाव कहते हैं। ये होता है प्राकृतिक शक्तियों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना या होना, ये मृदा क्षरण को परिभाषित करता है। और मृदा क्षरण दो प्रकार से होता है। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक मृदा क्षरण। वह क्षरण जो जल और वायु द्वारा होता है उसको प्राकृतिक मृदा क्षरण कहा जाता है। और दूसरा प्रकार है त्वरित मृदा क्षरण, जो पशुओं द्वारा चराकर या मनुष्य द्वारा खुदाई करके या जंतुओं द्वारा जो क्षरण होता है वो कहलाता है त्वरित क्षरण। इस क्षरण को कृत्रिम मृदा क्षरण के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं मृदा क्षरण की विधियां। अब इसमें कौन कौन सी विधियां होती है जो मृदा क्षरण को प्रभावित करती है, मृदा क्षरण उनसे होता है। सबसे पहले बात करते हैं, ये दो प्रकार की होती है। मृदा क्षरण प्रकृति में दो प्रकार से होता है। नंबर 1 जलीय क्षरण। जलीय क्षरण से मतलब है जल द्वारा मृदा कणों का कटना व बहना, जल ये क्षरण कहलाता है। इसमें से ये क्षरण 4 अवस्थाओं में पाया जाता है या 4 अवस्थाओं में होता है, या कह सकते हैं जलीय क्षरण की 4 अवस्थाएं पाई जाती है जिनसे जलीय क्षरण प्रभावित होता है। सबसे पहले बात करते हैं बौछार क्षरण, जिसको स्प्लैश इरोजन के नाम से भी जाना जाता है। ये वर्षा जल द्वारा मृदा कणों को अलग थलग करने की क्रिया को कहते हैं बौछार क्षरण। ये क्षरण जलीय क्षरण की प्रथम अवस्था भी कहलाता है। अगर कई बार पूछा जाए जलीय क्षरण की प्रथम अवस्था को कहते हैं तो ऑप्शन में आपको 4 अवस्थाएं जो दी हुई है, परत, बौछार, रिल, अवनालिका, उनमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता है कि इससे थोड़ा सा नेगेटिव क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कई बार। निम्न में से जलीय क्षरण की अवस्था नहीं है, जैसे आपको दिखाया जा रहा है कि प्रथम है बौछार, दूसरी है परत, तीसरा रिल क्षरण। इसकी जगह आपको जैसे वायु क्षरण की कोई भी दिया जाए, उच्छरण, निलंबन या सतह सर्पण, तो आपको इस तरह भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं बौछार क्षरण। वर्षा की जो बूंदे का आकार रहता है और उनकी जो सघनता है उस पर ज़्यादा निर्भर करता है। जितने बड़े आकार की वर्षा जल बूंदे या उनकी ज़्यादा सघनता होगी तो उससे परत ये बौछार क्षरण सर्वाधिक प्रभावित होता है। और कम सघन या बूंदों का आकार कम होने पर बौछार क्षरण कम होता है। दूसरी बात करते हैं नंबर 2 परत क्षरण, जिसको सीट एरोजन के नाम से जाना जाता है। ये क्षरण भी अब मृदा अपरदन में नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इसको आप देख नहीं सकते हैं। परत क्षरण पानी की परतों के बीच में बहता है और पानी बहने से क्षरण का आकलन नहीं हो पाता है, इसलिए इसको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ये खेत की उर्वरता को भी कम करता है, क्योंकि इसमें से मिट्टी की जो परतें बनती है वो पानी के साथ घुलकर और उसके उपजाऊपन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। दूसरी बात करते हैं परत क्षरण सबसे अधिक हानिकारक होता है, क्योंकि ये आंखों से दिखाई नहीं देता और इसमें मृदा उपजाऊपन या उसकी उर्वरता कम होती है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा घातक या नुकसानदायक माना जाता है। इसी के संदर्भ में बात करते हैं नंबर 3 तीसरा जो अवस्था है रिल क्षरण अवस्था। ये नम व तुरंत जोते गए खेत में अधिक पाया जाता है, क्योंकि वहाँ मिट्टी नम होती है, गीली होती है। इस वजह से ये रिल क्षरण सबसे ज़्यादा उस क्षेत्र में पाया जाता है। और ये पहाड़ी क्षेत्र, जैसे अपन बात करें हिमाचल प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ रिल क्षरण अधिक पाया जाता है। और रिल क्षरण की एक विशेष अवस्था है पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने का, क्योंकि यहाँ रिल क्षरण में नालियाँ बनती है और नालियाँ पहले छोटे आकार में होती है, फिर उसके बाद में ज़्यादा बढ़ती जाती है और बढ़ने के बाद इसके बाद जो आगे वाली अवस्था आती है वो कहलाती है अवनालिका। क्योंकि जो पहली अवस्था है रिल क्षरण की बढ़ती अवस्था को कहते हैं अवनालिका। नंबर 4 इस अवस्था में क्या होता है, ये रिल क्षरण की बढ़ती अवस्था मानी जाती है, क्योंकि पहले इसमें नालियों का आकार छोटा होता है, जैसे जैसे नालियाँ बढ़ती जाती है आकार बड़ा हो जाता है। और इस क्षरण को नालीदार क्षरण के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि नाली आकार में ये क्षरण मृदा में अधिक पाया जाता है।
इस जलीय शरण अवस्था में खेत में जुताई व कृषि कार्य करना संभव नहीं होता है, क्योंकि खेत गहरे आकार की नालियों में विभक्त हो जाता है। अतः कृषि कार्य करना और खेत की जुताई करना आसान नहीं होता है। इसी संदर्भ में वायवीय शरण की बात करते हैं तो वायवीय शरण कौन से माध्यम से होता है? हवा द्वारा मृदा कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना, ये वायवीय शरण को परिभाषित करता है। ये शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में सर्वाधिक होता है। ये भी ध्यान रखना कि वायवीय शरण कहाँ होता है? जहां मिट्टी या वायवीय कम पाया जाता है, अर्ध शुष्क होता है। जैसे आपकी बात कर तो पश्चिमी राजस्थान इसका सबसे बड़ा, अपने राजस्थान में बड़ा क्षेत्र है, वहां मिट्टी होती है बलुई मृदा, और बलुई मृदा में जीवांश पदार्थ की मात्रा सबसे कम होती है, क्योंकि जिस मृदा में जीवांश पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होगी उसके कण पास में इस तरह चिपके होते हैं, और वो मृदा कण उसको एक ठोस भाग में बांधे रखती है। जिसमें ये कम पाया जाता है वहाँ वायवीय शरण की समस्या ज़्यादा पाई जाती है, और ये बलुई मृदा में सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। अब बात करते हैं वायवीय शरण के प्रकार। वायवीय शरण को 3 प्रकार में या 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं उछलन को मैं परिभाषित करना चाहूँगा। 0.1 से 0.5 mm आकार वाले मृदा कणों को उछलन कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाएगा, जैसे 0.1 से 0.5 mm आकार वाले मृदा कणों को कहते हैं उछलन, निलंबन, सतह सर्पण, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये परिभाषित के रूप में भी आ सकता है, यह पूछ सकते हैं वायवीय शरण में उछलन में मृदा कणों का आकार होता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो ये आपको दोनों तरह से परिभाषा के रूप में प्लस कणों के आकार के आधार पर इसको याद करना, तैयार करना है। बात करते हैं नुकसान की, तो उछलन में भारात्मक दृष्टि से 50 से 70% हानि होती है, क्योंकि इसमें मृदा कण 0.1 से 0.5 mm आकार वाले होते हैं, जो अपने स्थान से उछलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। उसके बाद बात करते हैं दूसरी प्रकार में निलंबन में मृदा कणों का व्यास 0.1 mm या इससे भी कम होता है। ये निलंबन अवस्था में होता है। इस अवस्था में मृदा कण हजारों किलोमीटर दूर हवा में उड़कर या उछलकर पहुंच जाते हैं। इसके बाद अवस्था आती है तीसरी सतह सर्पण, जिसको कहते हैं। सतह सर्पण में मृदा कणों का व्यास 0.5 mm से अधिक होता है, जो कण ओनली रेंग के चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं, क्योंकि आकार मोटा होने के कारण मृदा कण उड़ के नहीं पहुंच पाते हैं। इस क्रिया को सतह सर्पण कहा जाता है। इसी संदर्भ में बात करते हैं वायवीय जलीय शरण की विधियों के बाद में मृदा संरक्षण। जो संरक्षण इस मिट्टी को या इस मिट्टी कटाव को या शरण को रोकना है, उसके लिए कहते हैं मृदा संरक्षण, सॉइल कंजर्वेशन। इसमें सॉइल कंजर्वेशन की परिभाषा के रूप में देखा जाए तो मृदा को विभिन्न शरण शक्तियों, जैसे जल और वायु, शरण शक्तियों का मतलब है विभिन्न जल और वायु से कटने बहने से बचाने की जो क्रिया है वो सॉइल कंजर्वेशन या मृदा संरक्षण कहलाती है। बात करते हैं मृदा संरक्षण की विधियां, तो इसमें सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि सस्य संबंधी विधियां। सस्य का मतलब होता है फसल संबंधी विधियां। फसल संबंधी विधियों में सबसे पहले बात करते हैं समोच्च खेती या कंटूर फार्मिंग। ये उन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं जहां पहाड़ी क्षेत्र होते हैं या ढलान अधिक होता है। जैसे बात करें एचपी हिमाचल प्रदेश में, ये पहाड़ी क्षेत्र है, ढलान वाले क्षेत्रों में कंटूर बना के और ऊपर बहने वाले पानी को रोका जाता है, जिससे जलीय शरण नहीं हो पाता है। दूसरी बात करते हैं भूपरिष्करण की दूसरी विधि है टिलेज, जिसको आप कहते हैं। और टिलेज का मतलब है खेत की गहरी जुताई करना, और गहरी जुताई करने से बहता हुआ पानी मृदा द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे मृदा या जलीय शरण होने की संभावना सबसे कम होती है। इसके बाद विधि नंबर आती है 3 मल्चिंग। मल्चिंग का मतलब पलवार से मतलब है ढकना, और ढकना है मृदा की ऊपरी सतह को ढकना है। ढकने से मतलब है अजैविक पदार्थों से ढकना। अजैविक पदार्थों में हो सकता है आपके प्लास्टिक मल्च भी हो सकती है, स्टोन मल्च भी हो सकती है, धूल या डस्ट मल्चिंग भी हो सकती है, और स्ट्रा या भूसा मल्चिंग भी होती है, जिसको मृदा की ऊपरी सतह को ढकने से तेज वर्षा बूंदों से मृदा कण तितर बितर नहीं होते हैं और मृदा संरक्षण में मदद या सहायता मिलती है। बात करते हैं विधि नंबर 4 फसल चक्कर, जिसको क्रॉप रोटेशन के नाम से भी जाना जाता है। क्रॉप रोटेशन से मतलब है एक फसल के बाद दूसरी फसल बोते हैं, लेकिन पहली फसल कौन सी है, दूसरी फसल कौन सी होनी चाहिए। इसमें इस चीज का आपको बात का ध्यान भी रखना है
कि पहली फसल होगी वो उत्तरी जड़ वाली होगी, और उत्तरी जड़ वाली फसलें क्या करती है, मृदा कणों को आपस में बांधने में असमर्थ होती है, इसलिए पहली फसल उत्तरी जड़ वाली होने के बाद दूसरी फसल आपको बोना है गहरी जड़ वाली, और गहरी जड़ वाली फसलें क्या करती है, मिट्टी के कणों को अच्छी तरह से बांध के रखती है, इसलिए मृदा संरक्षण में भी सहायता मिलती है। बात करते हैं नंबर 5 विधि, फसल की पट्टियों में बुआई करना। पट्टियों में बुआई करने से एक तो तेज जल प्रवाह और वायु का जो प्रवाह होता है उससे अवरोध रुक जाता है, और वहां मृदा जलीय और वायुवीय शक्तियों द्वारा उसका संरक्षण हो जाता है। अब बात करते हैं सस्य जनित के बाद में मृदा संरक्षण की यांत्रिक विधियां। यांत्रिक विधियों में सबसे पहले बात करते हैं क्यारी या थाला बनाना। क्यारी या थाला बनाकर अगर खेत की सिंचाई की जाए तो मिट्टी का जलीय शरण रुकता है। एक थाला बनाकर सिंचाई करने से भी थाले के चारों ओर घास आदि उगने से भी जलीय शरण रुकता है। उसके बाद दूसरी बात करते हैं अधोभूमि की गहरी जुताई करना। अधोभूमि की गहरी जुताई करने से बहता हुआ पानी मृदा द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, इससे जलीय शरण रुकता है प्लस वायुव्य शरण में भी मदद मिलती है। बात करते हैं विधि नंबर 3, कंटूर टेरेस बनाकर। कंटूर टेरेस ढलान वाली या ढलान वाले क्षेत्रों में या ढलान वाली भूमियों में मिट्टी को 2 भागों में या खेत को 2 भागों में बांटकर वहां जो खेती करते हैं वो कंटूर कहलाती है, जिसको आप सीढ़ी नुमा भी कह सकते हैं या टेरेस नुमा कहते हैं। टेरेस का मतलब है छत नुमा भी हो जाती है, एक खेत नीचे और एक ऊपर हो जाता है, तो वो 2 डिवाइड भाग से बंटने से वो कंटूर या टेरेस कहलाएगा। तो ऊपर का जो वर्षा जल है वो ऊपर रुक जाएगा, नीचे का जल नीचे खेत में रुकने से क्या होता है, मृदा संरक्षण में सहायता मिलती है, मृदा शरण रुकता है। विधि नंबर 4, कंटूर खाई बनाना। खेत के चारों ओर कंटूर खाई बनाने से भी बहता हुआ जल रुक जाता है, जिससे जलीय शरण में रुकावट उत्पन्न हो जाती है और जलीय शरण नहीं हो पाता है। इसी संदर्भ में एक बात करते हैं, फसल चक्र में अन्य फसलों के साथ घास उगाने की जो क्रिया होती है वो ले फार्मिंग कहलाती है। एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है, उसमें आता है ले बाई प्रयोग, और ले बाई प्रयोग का मतलब है यहाँ फसल में खड़ी फसल में कहते हैं यूरिया उर्वरक का प्रयोग करना। 2 सिमिलर वर्ड है, ले बाई प्रयोग है, यहाँ है ले फार्मिंग। तो ले फार्मिंग होता है फसल चक्र में अन्य फसलों के साथ घास उगाने को, और ले बाई प्रयोग होता है अंतिम निराई गुड़ाई के बाद गेहूं की फसल में यूरिया का छिड़काव कर प्रयोग करना ले बाई प्रयोग कहलाता है। तो 2 ये वर्ड आपको थोड़ा कंफ्यूजन कर सकते हैं, इनको भी आपको देखना है। ले बाई का मतलब है खड़ी फसल में यूरिया का प्रयोग करना, और यहाँ ले फार्मिंग का है फसल चक्र में अन्य फसलों के साथ घास उगाने की क्रिया ले फार्मिंग कहलाती है।